गुड आफ्टरनून क्लास। आप सभी का स्वागत है मध्यकालीन इतिहास की इस क्लास में। आज से हमारा नया सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है मध्यकालीन इतिहास, मेडिवल हिस्ट्री। क्या मेरी वॉइस क्लियर है आपको? चैट बॉक्स में यस और नो लिखकर बताइए, क्या मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आपको? आवाज आ रही है? कुमकुम जी, क्या आपको आवाज आ रही है मेरी? यस और नो? ओके। आज से हमारा नया सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है। मैं हूं आपका टीचर सर्वेश मिश्रा। हम स्टार्ट करने वाले हैं मध्यकालीन इतिहास। सबसे पहले हम इसमें बात कर लेते हैं कि यूपीएससी के लेवल पर यूपीएससी हमें मध्यकालीन इतिहास को किस प्रकार से कवर करना है, क्या क्या चीजें पढ़नी है। मध्यकालीन इतिहास, देखिए पढ़ने का तो कोई अंत नहीं है, जितना मर्जी उतना पढ़ सकते हैं आप, लेकिन हमारा फोकस है यूपीएससी क्लियर करना। और इसका एक सेट आपका जो है सिलेबस है, फिक्स सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग हमें ये टॉपिक या ये आपका जो सब्जेक्ट है इसे कवर करना होता है। इसमें क्या क्या चीजें आती हैं यूपीएससी में, पहले उसको हम समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। मध्यकालीन इतिहास में पहली बात तो प्री में क्या क्या चीजें आती हैं उसे जान लेते हैं। प्री में इसका अच्छा वेटेज होता है और सवाल जो आते हैं वो कैसे बनते हैं। यहाँ से सवाल बनते हैं एक तो राजाओं से, जो भी महत्वपूर्ण राजा हुए या जिन्होंने बहुत ही हटके कुछ कार्य किए अपने समय काल में, उन राजाओं के बारे में सवाल पूछे जाते हैं। कई बार सवाल ऐसे बना हुआ है कि आपको मैच करने को दे दिया कि एक साइड में आपको राजाओं के नाम और दूसरे साइड में आपको उनके वंश, कौन सा राजा किस वंश का है। तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए जब हम पढ़ेंगे। तो सभी वंश के जो मुख्य राजा हुए हैं, देखो सारे राजा पढ़ेंगे तो हमारा सिलेबस ही कवर नहीं हो पाएगा, लेकिन जो मेन मेन अच्छे अच्छे राजा हुए जिन्होंने अच्छे काम करे हैं कुछ, तो उनके बारे में हमें याद रखना पड़ेगा, उनके नाम को याद रखना पड़ेगा। दूसरे सवाल जो बनते हैं वो बनते हैं राजनीतिक व्यवस्था से। राजनीतिक व्यवस्था, किस साम्राज्य में, किस वंश में किस प्रकार का वहां का पॉलिटिकल सिस्टम था, कैसी राजनीतिक व्यवस्था थी, सेना किस प्रकार से रखी जाती थी, किन किन प्रकार की सेनाएं थी, ये सारी चीजें हमें पढ़ना होता है। क्या क्या कार्यालयों के नाम थे, ये सब चीजें पढ़ेंगे हम। उसके बाद जो इसमें इंपॉर्टेंट है आपका वो है आर्किटेक्चर, वास्तुकला। वास्तुकला या फिर हम कह सकते हैं संस्कृति, कल्चर। संस्कृति एक बहुत बड़ा शब्द है, इसके अंतर्गत कई सारी चीजें आती हैं, जैसे कि जो लोकल आपके कल्चर्स होते हैं उनमें क्या क्या चीज शामिल होती हैं, वहाँ का वास्तुकला, वहाँ का कपड़े पहनने के तरीके हो गए, ठीक है, वहाँ का रहन सहन, खान पान, ये सारी चीजें क्या है संस्कृति के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। तो जो सवाल आते हैं उनमें मुख्यतः सवाल जो बनते हैं वो राजाओं के बारे में बनते हैं। दूसरा आपका हो गया राजनीतिक व्यवस्था के बारे में। तीसरा आपका संस्कृति या वास्तुकला। चौथा जो सवाल इसमें जिस प्रकार से बनते हैं वो बनते हैं लेखकों के, लेखक और पुस्तक। कौन सी पुस्तक किसने लिखी है, ये सवाल अक्सर पूछे जाते हैं मैचिंग करने के लिए, ठीक है। तो जो भी हम साम्राज्य पढ़ेंगे, जिन राजाओं के बारे में पढ़ेंगे, उनके दरबार में जो प्रमुख कवि हुए हैं उनके बारे में जानेंगे और उनकी किताबों के बारे में याद करेंगे। तो ये कुछ सवालों के तरीके हैं जो प्री में पूछे जाते हैं। मेंस में देखें तो मेंस में क्या इंपॉर्टेंस है इसकी। मेंस का आपका जो है पहला पेपर होता है जीएस फर्स्ट। मेंस में जीएस फर्स्ट जो होता है उसमें आपका दिया हुआ है हिस्ट्री, ठीक है। और इस हिस्ट्री में जो है आपका मुख्यतः एक तो आता है मॉडर्न हिस्ट्री, यानी कि आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास। और दूसरा आपके सवाल जो बनते हैं मेंस में वो आता है कल्चर एंड आर्किटेक्चर से, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, आर्ट एंड कल्चर भी कह सकते हैं हम।
ठीक है। संस्कृति से सवाल बनते हैं, संस्कृति एवं कला। जो भी आपको पढ़ाया जाएगा उसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, तो पीडीएफ के लिए परेशान नहीं होना बिल्कुल भी। बस आपको ध्यान देना है बोर्ड पर, जो समझाया जाए उसको समझिए, और उसके बाद क्लास जैसी एंड होगी आपको पीडीएफ सेक्शन में पीडीएफ मिल जाएंगी। संस्कृति एवं कला पीडीएफ आपको इसी ऐप में सेक्शन होगा स्टडी मटेरियल करके, वहां पर पीडीएफ को अपलोड कर दिया जाएगा, और जो अभी आपको बोर्ड पे पढ़ाया जाएगा वो भी वहीं पर सेव हो जाता है। ठीक है, क्लियर है? ठीक है। तो हिस्ट्री में हम ये जान रहे थे कि मेंस में क्या क्या चीजें आती हैं। मेंस में हमारा पोर्शन बनता है हिस्ट्री का, एक तो आपका आधुनिक इतिहास से, ठीक है, दूसरा है आर्ट एंड कल्चर या संस्कृति एवं कला। तो जब हम मध्यकालीन इतिहास पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे संस्कृति और कला के बारे में, वो यहाँ पर आपको काम आएगा मेंस में। ठीक है, मेंस में आपको जो है संस्कृति और कला के अंतर्गत पूरे भारत में जो भी कलाएं पाई जाती हैं, जो संस्कृति है, उस सभी चीजों का अध्ययन करना होता है। जिसमें कि प्राचीन इतिहास जब आप पढ़ेंगे तो उसका जो संस्कृति और कला रहा उसको जानोगे। जब मैं आपको ये पढ़ाऊंगा मध्यकालीन इतिहास, तो यहाँ पर भी मैं आपको ये चीजें सिखाऊंगा, पढ़ाऊंगा, तो ये आपको मेंस में हेल्प करेंगे। तो मेंस के लेवल पे आपको क्या चीजें पढ़नी होगी मध्यकालीन इतिहास से? तो बस आपको संस्कृति एवं कला, जो भी यहाँ पर कला पनपेगी, जो भी आर्किटेक्चर होगा, कल्चर जो भी होगा, डांस फॉर्म, पेंटिंग्स, आर्किटेक्चर, ठीक है, ये सारी चीजें आपको हेल्प करेंगी मेंस एग्जाम में। तो ये हमारा सिलेबस है जी। कुमकुम जी, सारी पीडीएफ आपको मिलेंगी, हर एक टॉपिक की, हर एक लेक्चर की पीडीएफ आपको मिलेगी, बस आपको क्लास में समझना है। ठीक है, सारी पीडीएफ आपको अवेलेबल कराई जाएंगी। तो ये हमारा सिलेबस हो गया प्री का और मेंस का। अब हमें पढ़ना क्या क्या है वो जान लेते हैं। यदि हम एक रफ एस्टिमेट या मोटा मोटा अनुमान लगाएं कि हमें मध्यकालीन इतिहास में कहाँ से लेकर कहाँ तक कवर करना होता है, किस वर्ष से लेकर किस वर्ष तक, तो हम ये कहेंगे कि लगभग आप जब आप प्राचीन इतिहास पढ़ते हैं तो वहां पे सबसे आखिरी में जो प्रमुख राजा हुए थे वो थे हर्षवर्धन। कौन हुए थे? हर्षवर्धन। क्या किसी ने प्राचीन इतिहास पढ़ा हुआ है आप में से? यदि पढ़ा है तो कमेंट करके बताएं। प्राचीन इतिहास पढ़ा हुआ है आप में से किसी ने? एनीवन? अभी नहीं पढ़ा? अच्छा आप ये बताइए, आप सभी की ये पहली क्लास है क्या? जैसे कि मतलब हिस्ट्री की पहली क्लास है, पहली बार ही पढ़ रहे हैं आप या इससे पहले पढ़ चुके हैं? थोड़ा बहुत, ओके, ठीक है। पढ़ चुके हैं मोहित जी? अच्छा पहली क्लास है, ओके, समझ गया। ठीक है, आप यहाँ ध्यान दीजिए। हमारा जो प्राचीन इतिहास था उसमें आखिरी जो प्रमुख राजा हुए थे, जो सबसे महान राजा हुए, वो थे हर्षवर्धन। क्या नाम हुआ था उनका? हर्षवर्धन। इनका समय काल था लगभग 606 से लेकर 647 एडी। ये समय आप जानते हैं एडी वगैरह क्या होता है, या मैं आपको बता दूं? क्या आप सभी जानते हैं एडी बीसी क्या होता है? ठीक है, ओके ओके, फर्स्ट क्लास है, कोई बात नहीं। तो सभी जानते हैं कि एडी क्या होता है और बीसी क्या होता है। जैसे हम एक लाइन ड्रॉ कर लें यदि इस प्रकार से, और इसको 0 मान लें, ठीक है, ये हम मान लेते हैं ईसा मसीह के जन्म का समय है कोई, ठीक है। उससे पहले जो भी घटना होती है वो क्या कहलाती है? बीसी। और आगे जो भी घटना होगी वो एडी। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एडी की, जहां पर मैंने आपको बताया कि प्राचीन इतिहास के जो आखिरी मुख्य राजा हुए वो थे हर्षवर्धन। ठीक है, हर्षवर्धन का जो कैपिटल थी या उनकी जो राजधानी थी, जिनका जो उनका मुख्य क्षेत्र था, वो था कन्नौज। कन्नौज से ये राज किया करते थे। आप में से कौन बताएगा कि कन्नौज वर्तमान में कहां पर है? आंसर करिए। वर्तमान में कन्नौज भारत में कहां पर है? किसी को नहीं पता है? मैं बता देता हूं। कन्नौज वर्तमान में आपका पड़ता है उत्तर प्रदेश में। कहां पर है? तो ये उत्तर प्रदेश में। अच्छा आप लोग थोड़ा अपना परिचय देंगे कि आप लोग कहाँ से हैं? मोहित, कुमकुम, विशाखा, आप लोग किस स्टेट से हैं?
मोहित दिल्ली से हैं, ओके। विशाखा रांची से, ठीक है। कुमकुम जी आप कहाँ से हैं? शाहजहांपुर, आप तो यूपी से हैं तो आपको तो पता होना चाहिए, शाहजहांपुर तो यूपी में ही है। चलिए कोई बात नहीं। कन्नौज हमारा कहाँ पड़ता है? यूपी में पड़ता है, ठीक है। यहाँ से हर्षवर्धन ने अपना साम्राज्य चलाया था। उनका समय क्या था? 606 से लेकर 647 एडी तक। उसके बाद क्या हुआ? भारत में नए वंश की स्थापना होती है, जिनमें हम पढ़ेंगे राजपूतों के बारे में। राजपूतों में कई सारे वंश हुए, ठीक है। जैसे कि प्रतिहार वंश हुआ, राजपूतों के अंतर्गत ही कई सारे वंश थे। जैसे कि प्रतिहार वंश, परमार वंश, चौहान वंश, चौहान आप सुने होंगे, चालुक्य वंश, ये सब क्या थे? ये सब राजपूतों के अंतर्गत कई सारे अलग वंश थे, ठीक है। इन सभी को एक साथ पढ़ा जाता है और उस समय को बोला जाता है राजपूत काल। राजपूत काल क्यों बोला गया राजपूत काल? क्योंकि ये एक ऐसा समय होगा जहां पर हम राजपूतों से जुड़े सभी वंश के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है। और इसका समय लगभग हुआ था आपका 750 से लेकर 1000 एडी तक। ये कोई फिक्स समय नहीं होता है, लगभग अनुमान है, ठीक है। तो हमें डेट हल्की फुल्की याद हो तो भी काम चलेगा। अच्छा एक बात ध्यान देना आप लोग, जैसे आप लोग परेशान मत होना मध्यकालीन इतिहास में कि बहुत सारी डेट्स आएंगी, तो आप सोचो कि डेट्स कितनी सारी हैं तो मैं याद कैसे करूं। मैं आपको जो डेट बोलूंगा कि हाँ इसको याद कर लेना, बस वही याद करना है, और उसके अलावा कुछ मत याद करना। और गिनती की डेट्स होंगी, ज्यादा नहीं होंगी, जो हम युद्ध पढ़ेंगे मुख्य मुख्य, ठीक है। कुछ जब हम मुगलों के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पे मुख्य डेट्स होंगी, उन्हें याद करना है। बाकी जो भी लिख रहा हूँ अभी नहीं, कुछ याद नहीं करना है आपको। जिस पे स्टार लगा दिया जाएगा आपको समझाते वक्त, उसी को आपको याद करना है बस। तो निश्चिंत रहना, डेट्स नहीं पूछता है मध्यकालीन से। डेट्स आपकी इंपॉर्टेंट होती हैं या तो प्राचीन में या फिर आधुनिक इतिहास में। अगला हमारा राजपूत काल के बाद कौन सा वंश आया था, कौन से काल आया था? तो आएगा सल्तनत काल। सल्तनत काल, ये काल या सल्तनत कहां पर हुआ? तो दिल्ली में हुआ, दिल्ली सल्तनत। इसे हम किस नाम से जानते हैं? दिल्ली सल्तनत, ठीक है। दिल्ली में कई सारे राजा आएंगे बाहर से जो राज करेंगे हमारे भारत पर। दिल्ली उनका केंद्र होगा और हम उस समय को बोलेंगे सल्तनत काल। कई सारे उसमें राजाओं के बारे में अध्ययन करना होगा हमें। इनका समय जो है लगभग आप कह सकते हैं 1192 से लेकर 1526 एडी तक, ठीक है। यहाँ पे स्टार लगा रहा हूं मैं, आप इसको याद रखेंगे कि सल्तनत काल कहाँ से कहाँ तक है? 1192 से लगभग 1526 तक। इसके बाद ये लोग जब खत्म हो जाएगा, इनका टाइम खत्म हो जाएगा, तो फिर कुछ नए राजा आएंगे, उन्हें हम बोलेंगे मुगल। मुगलों के बारे में पढ़ेंगे फिर हम। फिर आ जाएगा आपका मुगल काल। मुगल काल यह आपका चलेगा लगभग 1526 से और 1707 तक। जब लास्ट में कौन आ जाएगा? औरंगजेब, उसकी मृत्यु हो जाएगी, तो ये मुगल काल आपका खत्म हो जाता है। इसके बाद से स्टार्ट होता है आपका आधुनिक काल, जो एक अलग सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं आधुनिक काल के रूप में, ठीक है। तो हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है? हमें यहाँ से पढ़ना है आपका राजपूत काल पढ़ना है, सल्तनत काल पढ़ना है, उसके बाद मुगल काल कवर करना है। इसके बीच में क्या होगा? छोटे छोटे कई सारे आपके राजवंश होंगे, कई सारे छोटे छोटे एम्पायर्स भी होंगे, जिन्हें आपको कवर करना होगा, ठीक है। अब वो छोटे वंश कौन से हैं उनके बारे में जान लेते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार यूपीएससी क्या करता है, जो बड़े बड़े आपके राजवंश होते हैं वहां सवाल नहीं पूछता, और जो छोटे होते हैं अक्सर क्या करते हैं, हम लोग पढ़ाई के दौरान जो भी एस्पिरेंट्स होते हैं वो छोटे राजवंशों को छोड़ देते हैं कि यार ये तो बहुत कम इंपॉर्टेंट है, इससे क्या ही पूछेगा। बट ऐसा नहीं है, सवाल कभी भी आ सकता है उससे, ठीक है। तो हम जानते हैं कौन कौन से हमें पढ़ने हैं जो छोटे राजवंश हुए। सबसे पहले उत्तर भारत के राजवंश। उत्तर भारत के राजवंश। उत्तर भारत के राजवंश। अच्छा आप में से कितने लोग हैं जो पहली बार यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं? बताइए जरा। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं? विशाखा जी बता रहे, ठीक है।
तो आप सब फर्स्ट टाइम वाले हैं, ओके। तो मैं आपसे सबसे यही कहूंगा, देखो यूपीएससी एक जर्नी है, आप लोग कभी घबराना मत, खुद पे सेल्फ डाउट कभी मत करना, ठीक है। कोई इतना टफ नहीं होता कुछ भी जीवन में, खुद पे भरोसा रखना है। जो भी टीचर्स आपको जो पढ़ाएंगे यहाँ पर, सारी फैकल्टी बहुत अच्छी है, ठीक है। जो भी आपको जो पढ़ाया जाएगा उस पर भरोसा करके आपको उसका रिवीजन करना है डेली। रिवीजन नहीं करोगे तो आप कितना भी पढ़ लो, कहीं से भी पढ़ लो, आपको चीजें रिटेन नहीं होंगी, दिमाग आपका भूल जाएगा, क्योंकि दिमाग में और भी चीजें रहती हैं, दिन भर हम जो भी चीजें करते हैं वो भी आ जाती हैं। तो स्टोरेज क्या है, लिमिटेड है। हमें उसको क्या करना है, एक्सपेंड तो कर नहीं सकते, तो हमको उसको बार बार रिवाइज करके याद कराना पड़ेगा अपने दिमाग को कि ये चीज स्टोर करूँ, ठीक है। तो रिवीजन कैसे क्या करोगे आप उसको समझ लो। जैसे आज जो भी आपको पढ़ाया जाएगा, सोने से पहले आपको टाइम निकाल कर उस चीज का तुरंत रिवीजन कर लेना है। अगर आप सो गए बिना रिवाइज करे तो लगभग आप समझिए कि 60 to 70% आपका ब्रेन भूल जाएगा वो टॉपिक, ठीक है। तो सोने से पहले आप एक रिवीजन कर लेंगे उसी दिन, फिर अगले दिन जब आप उठेंगे, जब भी आप उठते हैं तो फटाफट से 10 से 15 मिनट लगेगा आपको, एक बार बस देख लेना है उस चीज को जो भी आपको पढ़ाया गया। तो इस प्रकार से आपके 2 रिवीजन हो जाएंगे। फिर क्या करेंगे, संडे को आप अपना थर्ड रिवीजन करेंगे। तो इस बार इससे क्या होगा, आपका एक हफ्ते में 3 रिवीजन हो जाया करेगा, फिर आपको चीजें हमेशा के लिए याद रहेंगी, ठीक है। तो इस प्रकार आप रिवीजन करेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी होगी, क्योंकि आपका जो है सिलेबस बहुत काफी बड़ा है। बड़ा क्या इन द सेंस, चीजें काफी आपको समझनी होती है, इसमें रटने का कोई गेम तो है नहीं, यहाँ पर चीजें समझनी है, तभी आप यूपीएससी के लायक बन पाएंगे, क्योंकि आपको ऑफिसर बनना है, ठीक है, क्लर्क तो बनना नहीं है। तो चीजों को आपको समझना होगा। तो ये आपको समझ में आ गया ना डिवीजन कैसे करना है। और आपको कोई भी डाउट हो कि पढ़ाई से जुड़ा हुआ, क्योंकि आप फर्स्ट टाइमर हैं, तो थैंक यू की कोई बात नहीं है, ये तो ये मेरी जिम्मेदारी, देखो एज अ टीचर मुझे पता है दिक्कतें कहाँ पर आती हैं, ठीक है। मेरे पास काफी सालों का एक्सपीरियंस है, तो कई प्रकार के बच्चे मुझे मिलते हैं, मैं सब दुख दर्द जानता हूँ बच्चों के क्या समस्या आती है। तो आपको जो भी डाउट हो पढ़ाई से जुड़ा हुआ कि सर पढ़ाई मैनेज नहीं हो पा रही है या कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप बिना संकोच के मुझे कांटेक्ट करके आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं कभी भी, ठीक है। चलिए, तो हम समझते हैं कि उत्तर भारत के राजवंशों में, राजवंश मतलब क्या होता है, एम्पायर होते हैं, बड़े बड़े साम्राज्य होते हैं, ठीक है, उनको राजवंश कहा गया है। इसमें किन्हें हमें पढ़ना है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे जो है वो है गुर्जर प्रतिहार। ये क्या है, नाम है, ठीक है, जैसे मुगलों के नाम थे वैसे ही वंश का नाम है गुर्जर प्रतिहार वंश। और एक और बात, कहीं भी डाउट हो तो आपके पास ये हैंड रेस का ऑप्शन है, ठीक है, हैंड रेस कर देना, तो फिर मैं आपको मौका दूंगा सवाल पूछने का। गुर्जर प्रतिहार वंश। दूसरा हम इसमें पढ़ेंगे चौहान वंश, चौहान वंश। तीसरा हम इसमें पढ़ेंगे आपका चंदेल वंश, चंदेलों के बारे में पढ़ेंगे हम। फिर हम जानेंगे परमार वंश के बारे में। फिर पांचवा आपका होगा गढ़वाल वंश। ये छोटे छोटे राजवंश हैं, जल्दी आपके खत्म हो जाएंगे, कुछ ज्यादा डीप में नहीं पढ़ना इन्हें, लेकिन थोड़ा बहुत हमें पता होना चाहिए इनके बारे में। गढ़वाल वंश के बारे में पढ़ना होगा। फिर आपका 6 नंबर पे हम पढ़ेंगे इसमें सेन वंश, ये आपका बंगाल की तरफ था, सेन वंश। उसके बाद आपका पाल वंश। हिस्ट्री आपको मैं ऐसे पढ़ाऊंगा कि आपको चीजें क्लास में याद हो जाएंगी, ठीक है, उसकी चिंता बिल्कुल नहीं करनी है, बस निश्चिंत होकर सुनते जाओ, क्लास करते जाओ बस। और एक और चीज, आप डेली जो है रेगुलर रहना, कम से कम एब्सेंट होना। पाल वंश ये हमें करना है, उत्तर भारत की बात हम कर रहे थे, नॉर्थ इंडिया में जो वंश हुए थे छोटे छोटे, उसमें हमें लगभग 7 वंश कवर करने होंगे। ये मैं सिलेबस की बात कर रहा हूँ अभी आपसे, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे दक्षिण भारत में कौन कौन से राजवंश हुए, दक्षिण भारत के राजवंश। जब सिलेबस आपके सामने रहेगा तो आपको इजी रहेगा कि हम इतना मेरा कवर हो गया है, इतना और बचा हुआ है चीज समझने में। राजवंश दक्षिण भारत में कौन कौन से पढ़ने हैं हमें, सबसे पहला पल्लव, पल्लव वंश। हो सकता है आप लोग ये नाम पहली बार ही सुन रहे हो, क्योंकि स्कूल टाइम पे तो हम लोग इतना ध्यान देते नहीं है ना, हिस्ट्री क्लास में तो नींद ही आ जाती है, मैं तो सोता था अक्सर,
वो तो आप जब पढ़ाने लगा हूँ तो पढ़ना पड़ता है, पढ़ाना पड़ता है। स्कूल टाइम में पढ़ा था कभी आपने पल्लव वंश वगैरह के बारे में? बताइए, पढ़ा हो तो। वातापी के चालुक्य, ठीक है, दूसरा है वातापी के चालुक्य। तीसरा आपका था राष्ट्रकूट वंश, राष्ट्रकूट। ये वातापी के चालुक्य क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि चालुक्य जो थे वो 3 जगह पर फैले हुए थे। अभी बस समझ लीजिए आप इंट्रोडक्शन के तौर पर, चालुक्य वंश 3 जगह पर हुए। नहीं सुना ना? हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं, अभी आप सुनोगे भी और इतना अच्छे से समझ जाओगे चीजों को कि आप दूसरों को समझा पाओगे। देखिए, जो चालुक्य वंश हुए वो 3 जगह पर उन्होंने राज किया था। एक आपका वातापी था, एक आपका था वेंगी, और एक आपका बादामी, ठीक है। तो ये चीजें, इन्होंने 3 जगह पर राज किया था चालुक्यों ने, इसलिए यहाँ पर लिखा है वातापी के चालुक्य। ये चालुक वातापी वाले हैं। फिर राष्ट्रकूट वंश आपका। फिर चौथा हम पढ़ेंगे इसमें कल्याणी के चालुक्य। अब एक और चालुक्य आ गए। तो चालुक्यों ने 3 जगह से राज किया था, ये कल्याणी के चालुक्य। और तीसरा आपका था वेंगी, ठीक है, वो वेंगी के चालुक्य होंगे। कल्याणी के चालुक्य, और पांचवा आपका होगा वेंगी। ये सब क्षेत्रों के नाम है, वेंगी, कल्याणी, वातापी, ठीक है। नहीं पता कोई बात नहीं, सब पता चल जाएगा विशाखा आपको, ठीक है। वेंगी के चालुक्य। तो हमें दक्षिण भारत में जो हमारे मुख्य राजवंश होंगे वो होंगे पल्लव वंश, वातापी के चालुक्य, फिर आपका कल्याणी के चालुक्य और वेंगी के चालुक्य। चालुक्यों ने 3 जगह से राज किया था, इसलिए 3 बार उनका जिक्र किया है। और एक आपका राष्ट्रकूट वंश, ठीक है। एक और इसमें बचता है, वो है आपका चोल। चोल वंश बहुत ही शक्तिशाली हुए थे दक्षिण भारत में। इनका जो साम्राज्य था, बताते हैं कि श्रीलंका तक पहुंच गया था। सोचिए, श्रीलंका उस समय दूसरा ही देश है, फिर भी चोलों ने इतने वो मजबूत थे कि श्रीलंका पर भी राज किया था इन्होंने, ठीक है। सुना होगा चोलों के बारे में, तो मूवी तो बनी है चोलों के बारे में एक कोई साउथ में। अगला है जो पढ़ना है, मैं गुजरात में। गुजरात का एक वंश था, उसका नाम है अहिलवाड़, अनिलवाड़ वंश। जी, सुना होगा, फेमस है चोल वंश, तो इसे सुना होगा आप लोगों ने। कश्मीर के बारे में थोड़ा हम जानेंगे। कश्मीर में कुछ वंश हुए थे। कश्मीर में आपके हुआ कारकेट वंश, या कारकोट भी कहते हैं इसको, कारकोट वंश। उसके बाद हम पढ़ेंगे उत्पल वंश, उत्पल वंश। फिर लोहार वंश, और फिर आपका हिंदू शाही वंश, हिंदू शाही वंश। बस इतना चीजें हमें जो है कवर करना है अपने मध्यकालीन इतिहास में। ये आपका लगभग सिलेबस हो गया। फिर हम रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले हमें पढ़ना होगा राजपूत काल, फिर हम पढ़ेंगे सल्तनत काल, ठीक है, मुगल काल, छोटे छोटे राजवंशों में उत्तर भारत के राजवंश, उसमें कौन कौन से हैं, गुर्जर प्रतिहार, चौहान, चंदेल, परमार, गढ़वाल, सेन और पाल वंश। फिर हम पढ़ेंगे दक्षिण भारत की ओर जाएंगे, वहां पे कौन से छोटे राजवंश हुए, पल्लव, चालुक्य, 3 प्रकार के, वातापी के, कल्याणी के, वेंगी के, और फिर चोलों के बारे में। फिर गुजरात में एक हुआ राजवंश अनहिलवाड़ नाम से, कश्मीर में कारकोट वंश, उत्पल, लोहार और हिंदू शाही वंश। तो ये कुल मिला के हमारा सिलेबस का इंट्रो था कि आपको क्या चीजें पढ़नी होगी। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक। टॉपिक का नाम होगा त्रिपक्षीय संघर्ष, त्रिपक्षीय संघर्ष। अब ये क्या चीज है पहले समझ लेते हैं, फिर हम लिखेंगे। देखिए, हुआ यूं कि अभी आपको हमने बताया था कि जो हर्षवर्धन थे हमारे प्राचीन काल के जो आखिरी राजा हुए, ठीक है, जिनके बाद से हमारा मध्यकालीन इतिहास शुरू होता है। हर्षवर्धन का जो सेंटर था, जो उसकी राजधानी थी, वो थी कन्नौज। कन्नौज क्षेत्र बहुत ही ज्यादा उपजाऊ है। उपजाऊ क्यों है? क्योंकि
गंगा नदी के किनारे है ये, ठीक है। और आप जानते हैं कि राजवंशों का एक ही काम था, एक तो दो काम थे मुख्यतः आप देखें तो, एक तो विस्तार करना, दूसरा क्या करना, पैसा बनाना, ठीक है। पैसा कैसे बनेगा, व्यापार से बनेगा। व्यापार कैसे होगा समय पे, तो नदियों का प्रयोग करके, नावों के द्वारा। तो कन्नौज एक तो आपका गंगा के किनारे था, जिस कारण से वो उपजाऊ भूमि है, वहां खेती भी अच्छी हो सकती है, उस खेती से आप व्यापार भी कर सकते हैं, ठीक है। बाहर भी उसे भेज सकते हैं अलग अलग प्रदेशों में, आसपास के क्षेत्रों में। दूसरा, कन्नौज एक तरह से सेंटर की तरह देखा जाता था पूरे भारत का उस समय पर, क्योंकि हर्षवर्धन बहुत ही शक्तिशाली राजा था, खूब संपत्ति थी उसके पास। तो कन्नौज को उसने बहुत अच्छा डेवलप किया हुआ था। तो आसपास के राजाओं का एक तरह से लालच आ गया था कि जैसे हर्ष हटेंगे कन्नौज से, तो हम इस पे आक्रमण करके इसको अपना बना लेंगे और इसका शोषण करेंगे, तरह से इसका यूज करेंगे अपने फायदे के लिए। कन्नौज की जो संपत्ति होगी, जो भी उसका क्षेत्र है, वह बहुत ही उपजाऊ है, गंगा के किनारे है, तो कहीं ना कहीं ये हमारे काम आएगा। तो ये इस प्रकार से क्या हुआ, हर्ष के मरने के बाद तीन राजा, या कह सकते हैं तीन राजवंश सामने उभर कर आते हैं इस कन्नौज पर अपना आधिपत्य जमाने के लिए। उसे ही कहा गया है त्रिपक्षीय संघर्ष। त्रि मतलब यहाँ पर तीन राजवंशों से है, तीन राजवंश थे जो कि ये चाह रहे थे कि हम कन्नौज पर आधिपत्य जमा लें, उस पे अपना कब्जा कर लें, ठीक है। अब वो तीन राजवंश कौन से थे उसके बारे में जानते हैं। त्रि का मतलब क्या है, तीन राजवंश, कौन कौन से थे। एक थे आपके पाल, दूसरे आपके थे राष्ट्रकूट, और तीसरे आपके इसमें होंगे वो थे आपके गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहार, ठीक है। आधिपत्य का मतलब होता है वहां पर अधिकार कर लेना, कब्जा कर लेना, कि अब ये सिर्फ हमारा ही हमारा है, ठीक है। और यहाँ पर अब किसी का कोई काम नहीं है, अब निकलो यहाँ से, सीधी बात ये है, ठीक है। क्लियर है मोहित जी। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं रशिया, रशिया क्या कर रहा है, यूक्रेन पे कब्जा करना चाहता है, अपना आधिपत्य जमाना चाहता है कि यूक्रेन हमारा पार्ट बन जाए, इसके संसाधन का प्रयोग हम अपने लिए कर सके, ठीक है। क्योंकि आप सब जानते हैं जो यूक्रेन है, नहीं भी जानते तो सुन लीजिए, यूक्रेन जो है वो ब्लैक सी के पास में है। यदि आप मैप में देखोगे ज्योग्राफी में, तो आपको दिखेगा कि ब्लैक सी के पास क्या है, यूक्रेन है। समुद्र में क्या है, कई खनिज पदार्थ प्राप्त होते हैं। तो जब रशिया को यूक्रेन मिल जाएगा तो क्या करेगा, वो समुद्र से कई खनिज पदार्थ निकालेगा, उन्हें बेचेगा और पैसे कमाएगा। सेम उसी तरह जो आप प्रेजेंट में देख रहे हैं, वैसे ही यहाँ पर हो रहा है त्रिपक्षीय संघर्ष में। यहाँ क्या हो रहा है, तीन अलग अलग राजवंश हैं, वो अपने अपने क्षेत्र को छोड़ के क्या करना चाहते हैं, कन्नौज पे कब्जा करना चाहते हैं, कन्नौज को अपना सेंटर बनाना चाहते हैं, अपनी राजधानी बनाना चाहते हैं, ठीक है, जिससे वहां के संसाधनों का वो अपने हित में प्रयोग कर पाए। वो तीन राजवंश कौन से थे, तो हमने जाना, पाल थे, राष्ट्रकूट थे और गुर्जर प्रतिहार थे, ठीक है। अब ये किस किस एरिया में थे उसको भी जान लेते हैं। देखिए, यहाँ पर थे आपके गुर्जर प्रतिहार, यहाँ नीचे राष्ट्रकूट, और यहाँ पर थे पाल। पाल, ठीक है, यहाँ पर राष्ट्रकूट और यहाँ पर थे गुर्जर प्रतिहार, शॉर्ट में लिख दिया है। यहाँ थे पाल आपके, यानी कि आपका बंगाल वाला जो एरिया है, बंगाल बिहार वाला, बंगाल और बिहार का जो क्षेत्र था, वहां पर था आपका पाल राजवंश, ठीक है। और जो आपका ये आप देख रहे हैं राष्ट्रकूट, ये थोड़ा दक्कन की तरफ है। दक्कन मतलब आप समझ सकते हैं महाराष्ट्र के आसपास का एरिया। और जो गुर्जर प्रतिहार है, ये आपका गुजरात और महाराष्ट्र के क्षेत्र में फैले हुए हैं। राजकोट थोड़ा सा नीचे तक भी थे, कर्नाटक के हिस्से तक, ठीक है। इस प्रकार से हमने इनकी क्या देख ली, कहाँ कहाँ पर क्या पोजीशन थी, कहाँ पर ही सिचुएटेड थे। यदि हम बात करें गुर्जर प्रतिहारों की,
तो शुरुआत में इनकी जो राजधानी थी वो थी उज्जैन। उज्जैन जानते हैं कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में, महाकाल नगरी है ना। तो जो वर्तमान में उज्जैन है वो गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी हुआ करता था। बाद में इन्होंने कहाँ कब्जा किया? कन्नौज पर। कन्नौज कहाँ पर है? यहाँ पर मान लेते हैं यूपी के, यूपी के क्षेत्र में क्या है? कन्नौज है। ये आपका के से कन्नौज है। तो इस क्षेत्र के लिए युद्ध किया गया। किन तीन राजवंशों के बीच में युद्ध हुआ? तो आप कहेंगे गुर्जर प्रतिहार, पाल वंश और राष्ट्रकूट। ठीक है, याद रखना है त्रिपक्षीय संघर्ष में किन किन राजवंशों ने भाग लिया। सवाल बन सकता है, 4 ऑप्शन देके आपको। ठीक है, तो उसमें 3 ऑप्शन में आपका क्या होना चाहिए? गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और आपका पाल वंश। इतनी बातें क्लियर है? किसी को कोई डाउट है? पूछिए। सारी बातें क्लियर है अभी तक? कोई डाउट किसी को आप अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो जो आप, अगर आपसे कोई पूछ ले कि गुर्जर प्रतिहार का एरिया क्या था, तो आप बता सकते हैं कि ये थोड़ा सा उत्तर में और पश्चिम में आप जाएंगे जब, राजस्थान वो वाला क्षेत्र और आपका गुजरात वाला क्षेत्र और थोड़ा सा एमपी वाला क्षेत्र, उसमें थे आपके गुर्जर प्रतिहार। पाल कहाँ पे थे? तो बंगाल और बिहार के क्षेत्र में थे। राष्ट्रकूट कहाँ पर थे? तो राष्ट्रकूट आपके कर्नाटका वाले एरिया में कह सकते हैं, महाराष्ट्र के निचले एरिया में और कर्नाटका में, थोड़ा आंध्र प्रदेश में। ये सब आपको मिलेगा नोट्स में, अभी आप बस समझिए। तो ये हमने समझा कि ये 3 राजवंश हैं और इनका फोकस क्या है कि कन्नौज को कैसे जीता जाए। अब हम क्या करेंगे, वन बाय वन एक एक राजवंश को पढ़ेंगे और उनके जो राजा हुए प्रमुख उनके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे। और ये भी जान लीजिए कि जो युद्ध चला है आपका, ये बहुत लंबे समय तक चला, लगभग आपका 750 से लेकर 1000 एडी, लगभग 300 साल तक चला, ऐसा कहा जाता है। 300 एडी ये क्या चला? आपका युद्ध चला है। मतलब ऐसा था कि कभी पाल जीत रहे हैं, तो कभी गुर्जर प्रतिहार जीत जा रहे हैं, या फिर कभी राष्ट्रकूट जीत रहा है। ठीक है, लेकिन अंत में अगर आपसे कोई पूछे कि फाइनली जो जिसका वहां पर कब्जा हुआ वो कौन था, तो फाइनली जीते थे आखिरी में, वो थे आपके गुर्जर प्रतिहार। ठीक है, इनकी विजय हुई थी आखिरी में जाके गुर्जर प्रतिहारों की। इन्होंने ज्यादा वहां पर क्या कर सकते हैं आपकी, राज किया था उस जगह से, कन्नौज से। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे राष्ट्रकूटों से। राष्ट्रकूट राजवंश, राष्ट्रकूट। ठीक है, सबसे पहला सवाल यहाँ से क्या बनेगा कि इनकी कैपिटल क्या थी, इनकी राजधानी क्या थी? तो इनकी जो कैपिटल है, राजधानी है, उसका नाम था मान्य खेत। मान्य खेत। ठीक है, मान्य खेत वर्तमान में कहां पर है? तो ये कर्नाटका में है। कहां पर है? कर्नाटक में। ठीक है, कर्नाटका क्षेत्र में मानखेत या मालखेड़ भी कहते हैं इसको। अगली बात, सबसे पहले सवाल किस प्रकार से बनता है कि राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना किसने करी? सवाल ये बनेगा आपका कि स्थापना किसने करी, कौन था पहला व्यक्ति जिसने इस वंश की स्थापना की थी? उसका नाम था दंती दुर्ग। दंती दुर्ग। तो राष्ट्रकूट का जो संस्थापना जिसके द्वारा की गई, उस राजा का नाम था दंती दुर्ग। क्या नाम था? साथ में आप जहां बैठे हैं बोलते रहना, ठीक है? बोलोगे तो याद रहेगा। स्थापना किसने करी है? दंती दुर्ग ने करी है। राजधानी क्या थी? मान्यखेत, जो कि कर्नाटक में है। ठीक है, याद रखना। अब उसके बाद जो उसमें इंपॉर्टेंट राजा हुए, पहला आपका दंती दुर्ग था, दूसरा आपका हुआ है कृष्ण फर्स्ट, कृष्णा प्रथम कह सकते हैं हम इसको। अभी हम सिर्फ क्या पढ़ रहे हैं, कौन कौन से राजा हुए हैं, फिर एक बाय वन क्या करेंगे, सभी को अलग से पढ़ेंगे। ये पढ़ने का तरीका ऐसे ही रखना है आपको, क्योंकि कई बार सवाल आपके जो यूपीएससी में आते हैं, वो बोलता है कि कुछ राजाओं के नाम दे देगा और फिर आपसे कहेगा कि आपको बताना है, क्रम से लगाना है कि पहले कौन था, फिर कौन आया, उसके बाद कौन आया। तो हमें क्या करना है, राजाओं को क्रम में पढ़ना है। तो सबसे पहले दंती दुर्ग आए इसमें, जिन्होंने स्थापना करी। फिर आपके कृष्णा फर्स्ट आए। उसके बाद आते हैं इस वंश में आपके राजा, वो थे ध्रुव।
ध्रुव आते हैं। फिर चौथे नंबर पर ध्रुव के बाद कौन आएगा, तो गोविंद तृतीय आएंगे। गोविंद 3 ले सकते हैं हम इसको, या फिर तृतीय, जैसा भी आपको ठीक लगे, गोविंद 3। पांचवें नंबर पे इसमें आएंगे अमोघ वर्ष। अमोघ वर्ष। उसके बाद छठे नंबर पर हमें देखना होगा कौन से राजा आते हैं। इसके बाद आपका अमोघ वर्ष के बाद इंद्र 3, या इंद्र तृतीय भी कह सकते हैं आप इसको, इंद्र थर्ड या तृतीय। ये थर्ड और सेकंड क्या लगा होता है, इसका मतलब ये होता है कि इनसे पहले भी इस नाम के राजा रह चुके हैं, जैसे इंद्र फर्स्ट और सेकंड भी रहा होगा कोई, फिर ये आते हैं इंद्र थर्ड। हम बस उन राजाओं की बात कर रहे हैं जो इतिहास में महत्वपूर्ण है, जिन्होंने कुछ खास योगदान किया है अपने साम्राज्य में। इंद्र के बाद कृष्ण 3, कृष्णा थर्ड या तृतीय, जैसे कि यहाँ पर था कृष्णा प्रथम, तो ये आप कौन से हैं, कृष्णा तृतीय हैं, ठीक है। इसके बाद इनका वंश जो है इस प्रकार से खत्म हो जाएगा। लास्ट में एक और आते हैं कर्क तृतीय, कर्क सेकंड या द्वितीय। तो ये राजाओं के नाम आपको क्रम से याद करना है। सबसे पहला काम तो ये हो गया हमारा कि राजधानी क्या है, तो मानिकेत हो गई। स्थापना दंतदुर्ग द्वारा की गई है। सबसे पहले राजा दंतदुर्ग हुए क्योंकि स्थापना ही उन्होंने की। उसके बाद आए कृष्ण प्रथम, फिर आए ध्रुव, फिर गोविंद थर्ड या तृतीय, फिर अमोघ वर्ष, उसके बाद इंद्र तृतीय, और उसके बाद आपके आते हैं कृष्ण तृतीय, उसके बाद कर्क 2, ठीक है। तो ये हमारे राजाओं के नाम हो गए हैं। अब हमें वन बाय वन जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है राजाओं के बारे में उसे देखते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले कृष्णा फर्स्ट से। जो दंतदुर्ग थे उन्होंने कुछ खास नहीं किया, उन्होंने अपने राज्य की स्थापना करी थी, उनसे जुड़ा कोई भी इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है। हम स्टार्ट करेंगे कृष्णा फर्स्ट से। कृष्ण प्रथम, कृष्ण प्रथम, इन्होंने क्या किया, आपने एक मंदिर का नाम सुना होगा, कैलाश मंदिर। क्या सुना है किसी ने नाम? एलोरा में कैलाश मंदिर है, कभी नाम सुना है, कभी देखा होगा फोटो आपने? बिल्कुल, वेरी गुड, मोहित ने सुना हुआ है, नाम सुना है, सभी ने सुना है, वेरी गुड, ठीक है। तो अब आप ये भी जान लीजिए कि उस एलोरा के कैलाश मंदिर को किसने बनवाया, तो कृष्ण प्रथम ने बनवाया है। अब आप उसको जब भी देखेंगे उस मंदिर को तो दिमाग में क्या याद आएगा, किसने बनवाया था, राष्ट्रकूटों में एक राजा हुआ कृष्ण प्रथम, ठीक है। अब जैसे आप देखोगे मंदिर को तो याद आएगा कि इसको किसने बनवाया है, कृष्ण प्रथम ने बनवाया है, और वो किस वंश का था, तो राष्ट्रकूट वंश का था। तो यहाँ हम लिखेंगे कृष्णा प्रथम ने एलोरा में कैलाश मंदिर की कैलाश मंदिर बनवाया, ठीक है। सबसे पहला फैक्ट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनके वंश का, कि इन्होंने क्या बनवाया था, कैलाश मंदिर। अब ये मंदिर किसको समर्पित है, ये भी सवाल पूछ लेगा। तो हम जानते हैं कैलाश के वासी तो हमारे कौन है, महादेव हैं, तो सभी जानते हैं कि ये शिव जी को समर्पित है, शिव जी को समर्पित है ये मंदिर। लेकिन इस मंदिर की खासियत क्या है ये जानना जरूरी है। देखो आजकल आप देखते होंगे तो मंदिर या घर कैसे बनते हैं, पहले आप क्या करते हो, नीचे की इमारत बनाते हो, ठीक है, फिर उसके ऊपर क्या करते हो, बनाते जाते हो उस प्रकार से ईंटें रख के। तो हम क्या बनाते हैं, इस प्रकार से घर या कुछ मंदिर बनाते हैं आजकल, कि स्टार्ट करते हैं नीचे से और ऊपर की ओर जाते हैं, है ना, स्टेप बाय स्टेप बनाते जाते हैं। लेकिन कैलाश मंदिर कैसे बना है, ये एक बड़ी सी चट्टान थी, इसको ऊपर से काटा गया है, ऊपर से काटते हुए छेनी हथौड़े की हेल्प से काट काट कर इसको नीचे की ओर बनाया गया है। समझ रहे हैं आप कैसे बनाया होगा, चट्टान पे चढ़ गए लोग, ऊपर से काट रहे हैं उसको हर तरफ से, और क्या कर रहे हैं, इसको शेप दे रहे हैं मंदिर का। तो इसकी खासियत क्या है कि ऊपर से नीचे की ओर बनाया गया है, दूसरा एक ही चट्टान से बनाया गया है, मतलब इसमें ईंटें नहीं जोड़ी गई है, एक बड़ी चट्टान थी, ठीक है, एक बड़ी सी रॉक थी, उसे काट काट के ऊपर से नीचे की ओर इसका निर्माण किया गया है।
तो अपने आप में एक बहुत आश्चर्यजनक बात है कि उस समय इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, फिर भी किस तरह से उन्होंने बनाया और देखने में बहुत सुंदर लगता है। आप जो है क्लास के बाद देख सकते हैं, वीडियोस में आप देखोगे तो देखने में बहुत सुंदर लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि ये एक सिंगल चट्टान से बनाया गया है, एक ही चट्टान से इसका निर्माण हुआ है। कितनी बातें क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? एनीवन, किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है। अभी तो सारी बातें क्लियर हैं सभी को? मोहित, विशाखा, कुमकुम, ठीक है, वेरी गुड। अगला इसमें क्या था खासियत, एक मिनट, ये इरेज हो गया। कैलाश मंदिर में कि ये एक ही चट्टान से बना है, एक ही चट्टान से बना है। कई बार आपको सवाल में जो है इस प्रकार, ये तो इजी लैंग्वेज हो गई कि एक ही चट्टान से बना है, आपको क्या लिखा मिलेगा सवाल में, यूपीएससी अगर बनाएगा तो वहां लिखा होगा मोनोलिथ, इस प्रकार से लिखा होगा मोनोलिथ। ठीक है, तो आपको थोड़ा शब्दों पर भी ध्यान देना है। ये तो आम भाषा हो गई कि एक चट्टान से बना है, क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। शब्द क्या है इसके लिए? मोनोलिथ। मोनो का मतलब क्या है और लिथ, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, मोनो और लिथ। ठीक है, मोनो का मतलब होता है सिंगल या एक। ठीक है, मोनो का मतलब क्या होता है? सिंगल या एक। और लिथ का मतलब होता है रॉक। क्लियर है बात? ये शब्द याद रखना। मोनो का मतलब एक होता है और लिथ मतलब होता है रॉक या चट्टान, तो इससे क्या शब्द बना है? मोनोलिथ। इसका मतलब ये हुआ कि कैलाश मंदिर एक ही चट्टान से बना है। ध्यान रखना ये बात, ये शब्द आपको दिख सकता है एग्जाम में, मोनोलिथ। अगली बात करते हैं, कैलाश मंदिर कहाँ पर है? अगर पूछे कैलाश मंदिर किस जिले में है, कई बार सवाल को टफ बनाने का तरीका होता है कि लोकेशन ही पूछ ले कि कैलाश मंदिर है तो है कहाँ। ठीक है, ये तो ठीक है भाई, बनवाया किसने? कृष्ण प्रथम ने, सभी पढ़ रहे हैं चीजें, लेकिन वर्तमान में कहाँ है? तो आप आंसर करेंगे कि वर्तमान में कैलाश मंदिर है आपका महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में। औरंगाबाद में, ये क्या है? जिला है। ठीक है, औरंगाबाद जिले में। तो ये पढ़ने का तरीका आपको भी ऐसा ही रखना है। जो भी आप पढ़ते हो आप अपने आप से सोचा करो कि सवाल क्या मैं बना सकता हूँ। ठीक है, जैसे जो आपको पढ़ाया जाता है आप खुद से सोचा करो कि यदि मुझे किसी को सवाल बना के देना है इस टॉपिक से, तो मैं सवाल क्या बना सकता हूँ टफ से टफ। तो इससे क्या होगा, आपको चीजें रिवाइज होंगी और आपका जो इसमें नॉलेज है वो और गहरा होता जाएगा। तो हमने क्या पढ़ा कि कृष्णा प्रथम एक राजा हुए राष्ट्रकूटों में, उन्होंने एलोरा में कैलाश मंदिर की स्थापना करवाई, उसे बनवाया। क्या खासियत थी इस मंदिर की कि ये एक ही चट्टान से बना है, ऊपर से नीचे की ओर काट कर बनाया गया है, इसको शिव जी को समर्पित है। और ये वर्तमान में कहां पर है? तो हमने जाना महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। अब अगले इसमें राजा आएंगे, उनका नाम है ध्रुव। ध्रुव, ठीक है, यहाँ देख लेंगे आप। हमारा कृष्ण प्रथम हो गए हैं, अब हम ध्रुव की बात करेंगे। ध्रुव जी ने क्या कराया था? तो इन्होंने अपने साम्राज्य को फैलाया। देखो राजाओं के पास कुछ काम तो है नहीं, पैसा ही पैसा था, पैसा है, करे तो करे क्या? तो क्या करें, अपने राज्य की जो सीमा है उसको बढ़ाएं, और क्या करें? जैसे हम लोग गेम खेल लेते हैं टाइम पास करने के लिए, मूवी देख लेते हैं, वो भी टाइम पास करते हैं। इसी प्रकार से उनका टाइम पास यही था कि अपने राज्यों की सीमा का एक्सपेंशन करो, आसपास क्षेत्रों में भौकाल मचा दो कि हम ही हमें बस, और कोई नहीं है। तो क्या किया इन्होंने? अपने सीमा का विस्तार किया, अपनी सीमा का विस्तार किया, क्योंकि हर राजवंश की एक सीमा होती है, बाउंड्री होती है। जैसे वर्तमान में भारत है तो इसकी एक बाउंड्री है, उसी प्रकार भारत में कई राजवंश हुए तो उनकी भी सीमा हुआ करती थी, कुछ बाउंड्री थी, उसमें वो सीमित रहा करते थे। बाकी क्योंकि और भी तो राजवंश है ना, सिर्फ एक तो है नहीं है। तो इनने क्या किया? अपनी सीमा का विस्तार किया, अपनी सीमा का विस्तार किया। कहां तक ले गए? कावेरी नदी तक, कावेरी नदी तक, मतलब कावेरी जहां तक बहती है उस क्षेत्र तक उन्होंने क्या किया? अपने जो राज्य की सीमा है उसका विस्तार कर दिया। इतने शक्तिशाली राजा ये हुए। नाम क्या था? ध्रुव। एक ध्रुव और हुए हैं, आपको याद होगा, बहुत बड़े भक्त हुए थे,
ठीक है। और एक आपका तारा भी है ब्रह्मांड में, ध्रुव तारा नाम से जाना जाता है। तो ध्रुव क्या है, बहुत फेमस नाम है। तो आपको याद रखना है कि ध्रुव फेमस क्यों है। ध्रुव बहुत शक्तिशाली है। क्यों शक्तिशाली है, क्योंकि उसने कावेरी तक अपने राज को बढ़ा दिया। अपना जो घर, जो अपना पैर पसार रहा था ये, उसने कहाँ तक पहुंचा दिया, कावेरी तक। ठीक है। अब ये कावेरी कहाँ है, तो आपको पता होना चाहिए, साउथ इंडिया की ये नदी है। जब आप ज्योग्राफी पढ़ोगे तो आप जानोगे कहाँ पर है ये। ठीक है। साउथ, आपके जो है साउथ इंडिया में कावेरी बहती है। गोदावरी, फिर कृष्णा, फिर कावेरी। सबसे साउथ में कौन सी है, कावेरी है। ठीक है। सबसे पहले साउथ में आप देखते हैं तो पड़ती है गोदावरी नदी। गोदावरी कृष्णा आती है, उसके बाद कावेरी आती है। गोदावरी, कृष्णा, फिर कावेरी। ठीक है। ये बेसिक जानकारी थी। तो हमने ध्रुव के बारे में जाना। इसने क्या किया, इसने अपने राज की सीमा का विस्तार कर लिया। बहुत शक्तिशाली था। कहाँ तक पहुंच गया, कावेरी तक, यानी पूरा कह सकते हैं दक्षिण भारत की ओर ये बढ़ गया था। थे कहाँ पर लोग, तो कर्नाटक वाले क्षेत्र में थे, लगभग महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच वाले क्षेत्र में। और इसने क्या किया, इसने राष्ट्रकूटों को भारत में एक अखिल शक्ति, यानी एक कह सकते हैं आप यूनिवर्सल पावर के तौर पर स्थापित कर दिया। जैसे जो सबसे सबसे स्ट्रांग होता है, बाकी लोग उससे क्या करते हैं, थोड़ा डरते हैं, है ना। डरते इन द सेंस कि आप उससे आप टक्कर लोगे तो आप हार जाओगे, इसलिए क्या करते हैं, शांति पकड़ लेते हैं। घर का कोना पकड़ लिया, अब हमें लड़ाई नहीं करनी। तो ध्रुव ने क्या किया, इतनी शक्ति का विस्तार किया अपने, तो लोग उससे डरने लगे आसपास के। इस प्रकार से क्या किया उसने, राष्ट्रकूट वंश को पूरे भारत में एक तरह से नाम उसका रोशन कर दिया, नाम फैला दिया कि हाँ एक कोई वंश है राष्ट्रकूट वंश, जिसमें ध्रुव नाम का कोई राजा है। तो इसने क्या किया, अखिल भारतीय शक्ति स्थापित कर दी राष्ट्रकूटों की। अखिल भारतीय शक्ति के रूप में उभर कर आया इनका राजवंश। अखिल भारतीय शक्ति बन गए ये लोग, यानी अब इनसे कोई टक्कर लेना ही नहीं चाहता। उसके बाद उसने और क्या काम किया, इसने क्या किया, गुर्जर प्रतिहार जो हमने देखा था, जो कि इनके क्या है, दुश्मन है राष्ट्रकूटों के, क्योंकि सभी क्या कर रहे हैं, कन्नौज पर कब्जा करना चाहते हैं। तो गुर्जर प्रतिहारों का एक राजा हुआ था, गुर्जर प्रतिहार वंश का राजा था, उसका नाम था नागभट्ट। क्या नाम था, नागभट्ट। नाम ही बहुत अजीब थे इन लोगों के, नागभट्ट। इसको हरा दिया था, नागभट्ट को हराया। ध्रुव ने गुर्जर प्रतिहार वंश का राजा नागभट्ट था, उसको हरा दिया। और एक और राजा था जो कि पाल वंश का था, पाल वंश का राजा था, उसका नाम क्या था, धर्मपाल। धर्मपाल, इसको भी हराया। अब क्यों हराया होगा, बात क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे युद्ध हो रहा है ना कन्नौज के एरिया में। अभी हमने समझा था, ये जो एरिया है कन्नौज का, इसके लिए सब परेशान है बिल्कुल कि हाँ हमको चाहिए चाहिए, बस किसी भी हाल में चाहिए। तो भाई सब लड़ेंगे आपस में। तो राष्ट्रकूटों में ध्रुव के समय युद्ध शुरू हो गया। तो उसने क्या किया, गुर्जर प्रतिहार का राजा था नागभट्ट, उसको खूब मारा। और पाल में था धर्मपाल, उसका धर्म ही भूल गया, वो इतना पिटा। ठीक है। तो उन दोनों को बहुत मारा और भगा दिया। तो ये बात हुई ध्रुव की। अब इसके बाद हम चर्चा करेंगे, अगला हमारा जो राजा हुआ राष्ट्रकूटों में, वो था गोविंद। क्या नाम था उसका, गोविंद। गोविंदा नहीं था, वो था गोविंद। ठीक है। नहीं कहो सर गोविंदा कहाँ से आ गया ये इतिहास में। वैसे भी गोविंदा पे इतिहास बन गए हैं, मूवीज उनको मिलती नहीं है। अपने टाइम पे खूब अच्छे थे एक्टर। बात करते हैं गोविंद की। ठीक है। गोविंद कौन सा नंबर का था ये भैया, तो ये था 3rd नंबर का। यानी इससे पहले भी गोविंद रहे होंगे कई सारे, लेकिन ये फेमस हो गया, इसने कुछ अच्छा तो काम किया ही होगा। इसने क्या किया, इसके बारे में जानते हैं। ये किसका बेटा है, ध्रुव का बेटा है। ठीक है। ये पुत्र है किसका, ध्रुव का। तो पापा फेमस है तो बेटा भी तो फेमस होना चाहिए ना। इसने कुछ काम तो किया होगा। इसने क्या किया, जो त्रिपक्षीय संघर्ष चल रहा था तीनों राजाओं की, आपके साम्राज्य के बीच में, पाल, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के बीच में जो युद्ध चल रहा था, उस युद्ध में ये विजय हुआ था। ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि त्रिपक्षीय संघर्ष में विजयी रहा ये। बाप का नाम कैसे डुबो सकता है, जीतना पड़ेगा ही, और ये जीता भी। त्रिपक्षीय संघर्ष जब हुआ तीनों राजवंशों में, तो ये वहां पर विजय होते हैं। बस इन्होंने यही अच्छा काम किया है
और ये इस चीज की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो इस चीज की जानकारी मिलती है हमें संजन अभिलेख से। अब ये क्या चीज है, अभी समझाता हूँ मैं आपको कि अभिलेख क्या होते हैं। संजन अभिलेख से जानकारी प्राप्त हुई थी इसके विजय की। देखो, इतिहासकार इतिहास जब लिखता है, जो रिसर्च की जाती है, उसका जो बेस होता है वो यही चीजें होती हैं जो हमको मिलती हैं खुदाई करने पर। ठीक है, जैसे ASI है भारत में, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। वो क्या करता है, वो जाकर साइट्स पर खुदाई करता है, उसको इतिहास से जुड़ी हुई चीजें प्राप्त होती हैं, फिर वो उनके बारे में उनसे अनुमान लगाकर इतिहास की रचना की जाती है। तो उसी प्रकार मध्यकालीन इतिहास में देखें या प्राचीन इतिहास में देखें, तो राजा लोग क्या करते थे, जो भी मतलब एक कह सकते हैं कि अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए, अपनी प्रशंसा करने के लिए अपने बारे में कुछ ना कुछ लिखवाते थे। हाँ, वेरी गुड मोहित, आपने बिल्कुल सही बताया है। ठीक है, तो बाकी लोग सुनिएगा कि अभिलेख क्या होते हैं। कुछ ऐसे आप कह सकते हैं पत्थर पर लिखा हुआ या पिलर्स पे पाएंगे, ये लिखवाए क्यों जाते थे उसका ये जान लीजिए सार कि लिखवाते क्यों थे। अभिलेख लिखवाने का मतलब ये हुआ करता था कि अपने बारे में बड़ाई करवाना, आसपास के लोग जान सके कि हाँ कोई राजा था। ठीक है, और फ्यूचर जनरेशन, जो आने वाली फ्यूचर जनरेशन है, वो भी जान पाए कि हाँ कोई राजा हुआ करता था जिसने ये काम किया था। तो अपने अपना रिकॉर्ड एक तरह से हम लोग करते हैं ना, डायरी मेंटेन करते हैं या अपने बारे में चीजों को संजो के रखते हैं, वैसे ही राजा क्या करते थे, अभिलेखों द्वारा अपने द्वारा किए गए कार्यों को जनता के सामने पेश करते थे। ठीक है, तो ये इनका एक तरीका हुआ करता था कम्युनिकेशन का, अपनी बातों को जनता तक पहुंचाने का। तो उसी प्रकार कई सारे अभिलेख मिलते हैं राजाओं के, उनमें जानकारी मिलती है इन राजाओं की, और वहीं से हम इतिहास भी अपना जान पाते हैं। तो ये एक संजन अभिलेख है जिससे जानकारी मिली थी कि गोविंद ने त्रिपक्षीय संघर्ष में विजय प्राप्त की थी। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। तो अभी तक आप लोग मुझे बताइए, कुमकुम, विशाखा और मोहित, क्या आपको ये मध्यकालीन इतिहास समझ में आ रहा है? कोई भी डाउट तो नहीं है आपको? सारी बातें क्लियर है? ओके, वेरी गुड। अच्छा, क्लास कैसी लग रही है आप लोगों को, क्योंकि पहली क्लास है? ठीक है, तो फीडबैक लेना तो बनता है। कैसी क्लास लग रही है आपको? सब समझ में आ रहा है ना, दिक्कत तो नहीं हो रही है? अभी स्टार्टिंग है ना, धीरे धीरे आपका जब ये रिदम बन जाएगी तो आप लोगों को एकदम रट जाएगा, समझ लो। मैं आपको रटा दूंगा, इतने सवाल कराऊंगा आपको, इतने MCQ कराऊंगा कि चीजें आपको रट जाएंगी, राजाओं के नाम क्रम सब रटेगा। बस आपका फर्ज ये है कि आपको रिवाइज करके आना है मेरी क्लास में, और जो है रेगुलर रहना है, कम से कम एब्सेंट होना है। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं क्योंकि पहली क्लास है, ज्यादा आपको भी मैं करा दूंगा तो फिर वो दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट होगा आपको। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। ठीक है, अच्छा आप लोग अनम्यूट कर लीजिए एक बार, हम लोग बात कर लेते हैं माइक से। संकोच कर रहे हैं आप लोग, चलिए कोई बात नहीं, कल मुलाकात होगी फिर इस समय पर। थैंक यू फॉर द क्लास, गुड आफ्टरनून एवरीवन। ठीक है, रिवाइज करते रहिएगा, कल मिलते हैं। ये यहाँ पर सेव कर दी जाएगी, ठीक है, आपको PDF मिल जाएगी इसकी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग।